राम राम साथियों, आप सभी का स्वागत है मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ में। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि सेट का पेपर आप सभी ने बहुत अच्छे से दे दिया है और इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी विश्वविद्यालय द्वारा, गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय द्वारा, गोविंद गुरु विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दी गई है। अब मित्रों, यहां थोड़ा सा जो बार बार बच्चों का आग्रह रहता है कि सर कुछ आइडिया हमें दे दो। अब ये जब कट ऑफ का वीडियो बनाया जाता है मित्रों, तो इससे हमारे कुछ मित्र परेशान भी हो सकते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि बच्चों के आग्रह को भी अब क्या टाला जाए। हालांकि मैं सबसे अंत में इस तरह का वीडियो बनाता हूं, तब तक हमारे साथी जो हैं इस तरह की बातें कर लेते हैं और मुझे लगता है कि थोड़ा इससे बचूं, लेकिन फिर भी बच्चों का आग्रह रहता है तो कुछ सामान्य सी जानकारी जो मैं अनुभूत कर पाता हूं और जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनसे जब मैं चर्चा करता हूं, तो जहां जहां मुझे लगता है कि इस तरह की स्थितियां हो सकती है, तो मैं थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूं। सेट हिंदी के कट ऑफ के बारे में आपको कुछ एक जनरल आइडिया देने वाला हूं और कुछ जो कंफ्यूजन्स हैं उनको भी दूर करने का प्रयास करूंगा और कुछ नई जानकारियां भी आपको देने का प्रयास करूंगा। तो वे साथी जो बहुत मुस्कुराते हुए इस कट ऑफ को सुनना चाहते हैं, बहुत क्लियरली आप समझिए। कभी कभी कट ऑफ का कोई वीडियो आता है तो आप सोचिए हजारों विद्यार्थी उसका स्वागत करते हैं, कुछ विद्यार्थियों को लगता है कि बस ये क्या कट ऑफ है और ऐसा वैसा कुछ भी, क्योंकि स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, आप भी आराम से अभिव्यक्ति कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपसे आग्रह है कि आपके लिए कोई न कोई जो कट ऑफ की बात कर रहा है, पढ़ाने की बात कर रहा है, और कभी कभी ऐसा भी लगता है कोई ऐसी सलाह दे देता है कि उनसे सीख लीजिए, उनसे सीख लीजिए। जीवन भर हम तो सीखते ही हैं, आपके कमेंट से भी सीखते हैं, है ना, हमारे गुरुजनों से भी सीखते हैं, हमारे साथियों से सीखते हैं और आप सबसे भी सीखते रहते हैं। तो जब मौका आपको मिले तो आप हमें सिखाएं, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम सिखा रहे हैं तो थोड़ा सीख लीजिएगा और हिंदी की कट ऑफ के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, थोड़े से तथ्यात्मक जानकारी यहां पर मैं देना चाह रहा हूं। आप उस जानकारी से भी थोड़ा सा रूबरू हो जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ठीक रहेगा। मित्रों, 2017 से पहले की अगर हम बात करते हैं तो 15% विद्यार्थियों को क्वालिफाई किया जाता था और जब पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हुआ करते थे, ठीक है मित्रों। लेकिन 2017 के बाद अब क्वालिफाइंग जो स्टूडेंट की संख्या कर दी गई है वो 6% कर दी गई है, यानी 9% का घाटा हुआ है। अब 6% विद्यार्थियों को ही, भले राज्य पात्रता परीक्षा हो या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा हो, उसमें 6% यानी जितने विद्यार्थी अपीयर हो रहे हैं, है ना, यानी जो प्रेजेंट हैं, एग्जाम जिन्होंने दिया है, उनका 6% जो है वो एलिजिबल होगा नेट या सेट के लिए। पहली बात। दूसरी बात, हम सभी जानते हैं मित्रों, कुल 150 प्रश्न हैं और अभी दोनों प्रश्न पत्र एक साथ एक ही पेपर में आते हैं, जैसा कि आपने अभी दिया ही था। 50 प्रश्न आपके सामने मेंटल एबिलिटी और जो भी जीके जीएस से संबंधित जितना भी पोर्शन था, है ना, रिसर्च एप्टीट्यूड वाला, वो 50 प्रश्न आपके सामने उसी पेपर में थे और 51वें नंबर से आपको अपने अपने सब्जेक्ट के जो 100 प्रश्न है वो आपको मिले थे। तो कुल मिला के जो प्रश्न थे मित्रों वो थे कितने, 150, और अंकों की बात करें तो 300 अंक और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है मित्रों। अब आप देखिए हिंदी की बात करें स्पेशली, और उससे पहले हम देख लें कि कुल आवेदन कितने हुए थे। तो 1,35,000 विद्यार्थियों के आवेदन हुए, जो आज तक की एक रिकॉर्ड संख्या है ना, पात्रता परीक्षा के लिए। और उसमें से उपस्थित होने की बात हुई मित्रों तो लगभग 1,09,803 विद्यार्थी, यानी घुमा फिरा के आप मान लीजिए 1,10,000 विद्यार्थियों ने क्या दी है, परीक्षा दी है, और 25,000 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं, ठीक है। अब इस संख्या के आधार पर अगर हम 6% निकालते हैं मित्रों, तो 6% होता है 6,588 जो अभ्यर्थी हैं उनको सेट के लिए पात्र घोषित किया जाएगा। अब आप सोचिए लगभग 25 प्लस या 25 के आसपास विषयों के लिए सेट की परीक्षा हमारी हुई है, उसमें हिंदी अपना एक विषय है। अब टोटल अगर 1,35,000 विद्यार्थी हैं तो हिंदी के हम मानते हैं कि 15,000 प्लस विद्यार्थी होंगे,
एग्जैक्ट इसका कोई फिगर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन 15,000 प्लस कोई कोई विद्यार्थी होंगे। उसमें से 1000 विद्यार्थी मान लीजिए या 1500 विद्यार्थी अनुपस्थित भी रहे हों, तो घुमा फिरा के 14,000 विद्यार्थी अपन काट कूट के मान लेते हैं कि 14,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी होगी, ठीक है। और आप देखते हैं कि इसका 6%, 14,000 का क्या करना है, 6%, इतने अभ्यर्थी जो हैं वो हमारे हिंदी में एलिजिबल होंगे। एक अनुमानित आपको संख्या बता रहा हूं, ठीक है मित्रों। अब अगर इसकी बात करें 50 प्रश्नों की, तो इसके स्तर पर चर्चा करें तो ये मध्यम तो था, लेकिन मध्यम से कठिन की तरफ हमेशा होता है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी के प्रश्न हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रश्न हैं, मनोविज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो मित्रों ये थोड़ा सा मध्यम से कठिन की तरफ होता है और बिल्कुल सही है, ठीक है। और हिंदी की बात करें मित्रों, ये जो पेपर आया था, जो 100 प्रश्न आपने दिए थे, निश्चित तौर पर ये 100 प्रश्न मध्यम कठिनता का लेवल बहुत तगड़ा नहीं था, ठीक है, और तथ्यात्मक प्रश्न थे, और यूं कह सकते हैं कि मध्यम से सरल की तरफ ही था, है ना। इसको बहुत ज्यादा कठिन नहीं कहा जा सकता है। आप भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि आपने जो 100 प्रश्न किए हैं, हाँ, परीक्षा के दबाव में भले तथ्यात्मक प्रश्न हो, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैंने इस पेपर में वो सारे प्रश्न देखे हैं जो प्रायः हिंदी में डिस्कस किए जाते हैं, वही प्रश्न, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, खूब बार डिस्कस किया जाता है और आ गया पेपर में, ठीक है। तो आप ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो बहुत कॉमन है, तथ्यात्मक है, जैसे अष्टछाप पूछा ही जाता है घुमा फिरा के, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्न तथ्यात्मक थे, लेकिन फिर भी परीक्षा भवन का एक अलग तरह का स्ट्रेस होता है, और उस स्ट्रेस में अच्छे से अच्छे अभ्यर्थी के भी गलतियां तो हो ही जाती है। आप सोचकर इसको मान के समझ लें कि गलती हो ही जाती है। अब आप देखिए 100 जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों में जहां तक विद्यार्थियों की अप्रोच और उनका जो कहीं मैं सुन पा रहा हूं फीडबैक के रूप में, तो अभ्यर्थियों के अधिकतम 70-80 प्रश्नों के आसपास ठीक हो रहे हैं, यानी 100 में से 90 ठीक हो, ये बहुत कम अभ्यर्थी होंगे। 70-80 के बीच में अच्छी खासी संख्या मुझे मिली है, और 70 के बिलो भी काफी अच्छी संख्या में विद्यार्थी हैं। हिंदी की बात कर रहा हूं। और इधर की जब बात करते हैं 50 प्रश्नों में, तो यहां तो 20 से 25 और अधिकतम 30, अधिकतम कह रहा हूं, बस इससे ज्यादा का आंकड़ा बैठ नहीं रहा है। तो इस आधार पर अगर अपन देखते हैं कि मेरिट क्या रह सकती है, इसके ऊपर एक अनुमान जो है वो आप तक मैं शेयर करने वाला हूं। इस अनुमान से आप बस एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, और आप किस जगह पर आ रहे हैं एक बार आप थोड़ा सा टैली कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। फाइनल जो है और रिजल्ट की तैयारियां शुरू है, बहुत जल्दी रिजल्ट आपके समक्ष आएगा। तो आप देखिए, जब हम जनरल की बात करते हैं मित्रों, तो ऐसा लगता है क्योंकि 6% ही है ना, और अभ्यर्थियों की संख्या भी ज्यादा है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी किए हुए बच्चों ने इस पेपर को दिया है, तो ऐसा लगता है कि कम से कम यहां 100 क्वेश्चंस जिसके ठीक है, 100 से 110 के बीच में जिसके क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 100 से 110 के बीच में जिसके क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, यानी 200 से 210 के बीच में अगर किसी के अंक आ रहे हैं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के, तो उसके चयन की प्रबल संभावना है। लेकिन अगर 110 प्लस कोई है, तो मेरा यह मानना है कि उसका तो 100% है ना, उसका चयन तय है, और 100 से 110 के बीच के अभ्यर्थियों के चयन की प्रबल संभावना है, ठीक है दोस्तों। फिर आप देखें ओबीसी, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 5-7 प्रश्नों का डिफरेंस इसमें महसूस कर रहा हूं। तो 90 से 95 के बीच में, हाँ, ये अब कुछ प्लस भी हो सकता है, आप ध्यान रखना, क्योंकि ओबीसी और जनरल बहुत नजदीक का ही मामला रहता है, तो कुछ प्लस भी हो सकता है ना, और लगभग ये 100 तक जा सकता है मामला, है ना, या 105 तक भी जा सकता है। तो यहां हम एक क्राइटेरिया के रूप में मान रहे हैं कि 180 से 190 के बीच में अगर कोई ओबीसी का अभ्यर्थी अंक अर्जित कर पा रहा है, तो उसकी संभावनाएं प्रबल है। लेकिन अगर कोई 100 और 105 की स्थिति में है, तो मुझे लगता है कि उसका चयन जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में हो सकता है। फिर देखिए मित्रों, ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, तो ईडब्ल्यूएस को हम कह रहे हैं कि 87 से 92 क्वेश्चंस अगर किसी अभ्यर्थी के ठीक हैं, तो वो यहां पर स्टैंड कर जाएगा दोस्तों। 174 से 184
स्कोर अगर किसी का होता है मार्क्स वाइज तो उसके चयन की संभावना अच्छी है। एमबीसी की बात करें तो 85 से 90, ठीक है मित्रों, 170 से 180 मार्क्स के बीच में अगर एमबीसी वाले अभ्यर्थी हैं तो उनकी स्थिति अच्छी है। फिर जो एससी कैटेगरी के हमारे अभ्यर्थी हैं, 80 से 85 क्वेश्चंस अगर आपके ठीक बैठते हैं, यानी 160 से 170 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपकी चयन की स्थितियां ठीक है। मैं हिंदी विषय की बात कर रहा हूं। एसटी की बात करें मित्रों तो यहां 75 से 80 के बीच में, यानी 150 से 160 के बीच में अगर अंक आ रहे हैं तो संभावनाएं काफी अच्छी है। जो दिव्यांग हैं 70 से 75 के बीच में, यानी 140 से 150 के बीच में, और इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज हैं जिसमें डिवोर्सी है, विडो है, एक्स सर्विसमैन आदि है, तो उनकी संभावना है कि 60 से 70 प्रश्न अगर उनके ठीक हैं तो उनके चयन की अच्छी संभावना है, यानी 120 से 140 मार्क्स अगर वो लाते हैं तो उनके चयन की संभावना प्रबल है। लेकिन यहां पर एक बात आपको और कहना बताना भूल गया। देखिए मित्रों, यहां एक जो क्राइटेरिया है कि दोनों पेपर एक साथ हुए हैं, 150 प्रश्न है हमारे, तो दोनों पेपर का एग्रीगेट 40% मिनिमम जो है वो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी को मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, 40% मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे। यानी 150 प्रश्न है, उसमें से कम 60 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। हालांकि इस पर तो अब 60 प्रश्न में चयन होगा ऐसा कह नहीं रहे, लेकिन 60 से कम आए उसका तो कोई लेना देना बिल्कुल है ही नहीं। कम से कम 60 प्रश्न तो उसके ठीक हो जाने चाहिए, वो एग्रीगेट है। समझ गए आप? यानी हो सकता है कि 50 प्रश्नों में आपने 15 प्रश्न ही ठीक किए हो सपोज, तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, बशर्ते 150 में से आपके 60 प्रश्न जनरल वालों के ठीक होने चाहिए। इसी तरह से जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको एग्रीगेट 35% जो है वो प्रश्न उनको ठीक करना है। तो यहां पर ये 35% के हिसाब से 52.50 यानी लगभग 53 प्रश्न उनको जो है ठीक करने हैं। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, या क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम इतने क्वेश्चंस तो आपके ठीक होने ही चाहिए। तो ये रूल्स है बिल्कुल मित्रों। नेट में भी जो नया नोटिफिकेशन है हमारा, उसके अकॉर्डिंग यही रूल्स है कि एग्रीगेट जो मार्क्स हैं या क्वेश्चंस हैं उनको यहां पर देखा जाएगा। एग्रीगेट क्वेश्चंस जो हैं वो 40% क्वेश्चंस सही होने चाहिए जनरल के, और रिजर्वेशन कैटेगरी के 35 होने चाहिए। तो मित्रों, ये एक अनुमान आपके समक्ष रखा है। हम तो शुभकामनाएं करते हैं, क्योंकि जब विचार ही किया है कि कुछ बच्चों के लिए निरंतर करते रहना है तो फिर करते ही रहना है। इसलिए आप आगे की तैयारी करते रहें। आगे की तैयारी का अर्थ यहां पर आप कॉलेज व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी करते रहे अच्छी संख्या में, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो राजकीय कॉलेजों की स्थिति बहुत बेकार सी है। आप ये मान के चलिए, सरकार ने कॉलेज बहुत खोल दिए, लेकिन 3 असिस्टेंट प्रोफेसर, 4 असिस्टेंट प्रोफेसर, 5 असिस्टेंट प्रोफेसर मैक्सिमम जो हैं वो कॉलेज चला रहे हैं। प्रिंसिपल के अते पते नहीं है और स्थितियां बड़ी चिंताजनक है। तो सरकार लगभग 1900 प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पदों के लिए आयोजित करने वाली है। तो आप तैयारी करते रहें। आपने बहुत ठीक तरह से ये पेपर दिया है, आपको आगामी तैयारी को कंटिन्यू करना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की अगर एलिजिबिलिटी आप रखते हैं, बीए बीएड है, एमए बीएड है, तो आपको तैयारी लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि आगामी समय में जो भी भर्तियां आएगी मित्रों, एक दिन में कुछ नहीं हो रहा है, 2 महीने में भी कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए आपको कंटिन्यूस पढ़ना चाहिए, ताकि ये जो आगामी भर्तियां हैं ये भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो, ताकि अचानक से आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़े और बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। और देखिए, पृथ्वीराज रासो का प्रश्न आता ही रहता है, लेकिन फिर भी हमसे गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक, अप्रामाणिक, ठीक है, फिर संस्करण, फिर वहां की थोड़ी कथा वस्तु, ठीक, कौन सा जो है प्रमुख रस है, कौन से छंद का प्रमुख प्रयोग किया गया है। तो इन सब बातों को हमें थोड़ा सा डीपली पढ़ लेना चाहिए और नोट्स बना लेने चाहिए। तो ये जो हमारा समय है ये हमें बहुत सहयोग करने वाला है मित्रों। एक क्लास पहले मैंने जब शुरू की थी, कुछ समय तक हमने ली थी फर्स्ट सेकंड ग्रेड के समय में, लेकिन अब 0 से वापस ये एक शॉर्ट क्लास होगी मित्रों। शॉर्ट क्लास का मतलब आप मान लीजिए अधिकतम 10-15 मिनट की क्लास, इससे ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। ये एक सीरीज शुरू करने वाला हूं,
इस सीरीज का फायदा सभी को होने वाला है, क्योंकि इसमें साहित्य भी लेने वाला हूं। ठीक है मित्रों, साहित्य भी लूंगा और इसी सीरीज में आप देखेंगे काव्य शास्त्र भी लूंगा और इसी सीरीज में व्याकरण भी लेने वाला हूं। और ये सीरीज होगी बिल्कुल ट्रिकी वे में। कोशिश है कि आपका हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको बहुत सरल तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करूं ट्रिक्स में, और ऐसी ट्रिक्स जो आपको प्राय याद रह जाए, भूलने की जरूरत नहीं है, जैसे रावे पाकू अका कुस्तिव। अब ये जो मैंने बोला एक जीके की ट्रिक बना रखी है, बस मैं इससे बहुत कंफर्टेबल हूं। रावे पाकू अका कुस्तिव, है ना, 4 बौद्ध संगतियां कहां हुई थी और उस समय जो है अध्यक्ष कौन थे, राजा कौन था, ये सब मेरे क्लियर है। रावे पाकू अका कुस्तिव से हमारा काम हो गया। तो आप सोच सकते हैं सभा रजवावी जीरा, मेरे ये हो गया कार्यक्रम, सभा रजवावी जीरा मेरा काम हो गया। आप समझना, अब वही आया अभी वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो है किसकी पंक्ति है, काव्य शास्त्र का लक्षण किसने बताया है, तो वावी मेरा काम हो गया। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वी का अर्थ है विश्वनाथ, इसलिए बहुत कंफर्म हूं मैं। तो सभा रजवावी जीरा, तो मेरा काम कंप्लीट हो गया, है ना। इसी तरह से पुनियस प्रणी, मेरा काम सर्वनाम का पक्का हो गया कि कहीं मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा, है ना। घुस परिसा, मेरा काम हो गया। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स आपके समक्ष लाने का प्रयास करूंगा। तो ये बहुत शॉर्ट वीडियोस होंगे, जब भी ये आपके सामने आएंगे आप इसको जरूर देखिएगा, आपके लिए बड़े उपयोगी होंगे मित्रों। और साथ ही साथ हमारे ऐप के ऊपर कोर्सेस अवेलेबल हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, और यूट्यूब के ऊपर भी निरंतर डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी और ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी, जैसा उचित होगा वैसा निरंतर कक्षाएं इसमें भी ली जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपने कुछ समय निकाल कर इन बातों को सुना है। मधुरम हिंदी प्रो करके हमारा एक नया ऐप है, इसे आप डाउनलोड करिएगा। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं हिंदी के, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं और बहुत सामान्य उसका जो है सहायता शुल्क है, उसमें चाहें तो आप उसको परचेज करके अपनी तैयारी को अच्छे से, है ना, कर सकते हैं। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसा आपको अनुभव होगा और कोई भारी भरकम क्लासेस नहीं है। परीक्षा के दृष्टिकोण से संक्षिप्त कक्षाएं और हैंड रिटन सारे नोट्स हैं, पीडीएफ वगैरह सब कुछ है। ठीक है मित्रों, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कट ऑफ से आपका सहमत होना असहमत होना ये आपका अधिकार है ना। आपको लगता है कि ये ठीक है और किसी और विद्यार्थी के लिए काम आ सकती है तो उस तक पहुंचाएं, और नहीं तो आप देखकर बस आप स्वयं आनंदित हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।